हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिवाइव कोडिंग में। जैसा कि आप जानते हो ये रिएक्ट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन है, राइट। और रिएक्ट इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज आपके सामने दोबारा से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि यार अगर आपको एक लिस्ट दिया हुआ, ठीक है, मतलब आपके पास एक लिस्ट ऑफ एरे है, ठीक है, और आप उस लिस्ट ऑफ एरे की मदद से अगर आपको अपनी एक लिस्ट प्रिंट करानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ राम लिखा है, यहाँ श्याम लिखा है, यहाँ उसके भाई का नाम लिखा है और उसकी बीबी का नाम, उसकी बहन का नाम, ठीक है, और इन सब के नामों को आपको लिस्ट में प्रिंट कराना है ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो आप रिएक्ट में अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करने के लिए यहाँ मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अगर आप रिएक्ट में यार ये काम करना चाहते हो तो ज़रा यहाँ देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक एरे लिया और एरे में हमारे एलिमेंट से पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला कोहली, फिर सारे, फिर अरुण, फिर अमीर एंड देन आरिफ, राइट। और अगर मेरे को यार इसको लिस्ट में डिस्क्राइब करना है, अगर लिस्ट इसकी बनानी है मेरे को रिएक्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यार मैं इसको क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जो भी मेरे एरे का नाम है, ठीक है, डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करने से क्या होगा कि ये जो भी एक एक एलिमेंट है, मतलब पहली बार एक लूप जैसा चलेगा, ठीक है। तो पहला लूप में फर्स्ट वैल्यू आएगी, तो मतलब नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, कोहली आ जाएगा, दूसरी बार में सारिफ आ जाएगा, तीसरी बार में अरुण आ जाएगा, चौथी बार में आमिर और पांचवी बार में आरिफ, ठीक है। तो एक एक करके इस नेम की जगह पे आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ मेरे सिस्टम को कि यार मैं इस नेम के साथ करना क्या चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि यार मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैंने देखो यहाँ क्या किया, li टैग लिया, ठीक है। तो मैं सिंपल li टैग लूंगा और उस li टैग के अंदर ये जो मेरा नाम, मतलब हर एक बार ये जो एक एक नाम कैरी होके आ रहा है, मैं इसके अंदर यहाँ इसका नेम लिख दूंगा, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में, राइट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा कि जो मेरा नेम है वो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, मतलब पहले मेरा कोहली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा सैफ प्रिंट होगा, देन अरुण प्रिंट होगा, देन आमिर प्रिंट होगा, देन आरिफ प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने कर दी और फिर फाइनली ये जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी, मतलब बेसिकली अब जो मेरा लिस्ट आइटम बनेगा, लिस्ट आइटम क्या बनेगा, मेरा लिस्ट आइटम बनेगा एरे ऑफ लिस्ट, मतलब एरे ऑफ दिस, li फर्स्ट में आएगा कोहली, राइट, फिर ये लिस्ट आइटम क्लोज, सेकंड आइटम हो जाएगा इसका li, फिर यहाँ सैफ, देन लिस्ट क्लोज, राइट। तो इस तरीके से मेरे टक 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 जितने भी इसमें हमारे होंगे एलिमेंट्स वो सारे इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब हमारा इस एरे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली जैसे ही मैं इस एरे को यहाँ प्रिंट कराऊंगा इस यूएल के अंदर, तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट मतलब ये ऐसे पॉइंट्स में आएगा, राइट, पॉइंट्स में आएंगे और उनके आगे उसका नाम आ जाएंगे। तो ये डिस्प्ले कैसे होगा, या इस तरीके से होगा, CHOLA कोहली, सैफ, अरुण, आमिर एंड आरिफ, राइट। तो इस तरीके से हमारा रिएक्ट में ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि किस तरह डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इस चीज़ को समझेंगे कि यार जब हम लिस्ट डिस्प्ले करा रहे होते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जब मैं लिस्ट को डिस्प्ले करा रहा हूँ तो हम कहते हैं कि यार हमें जब लिस्ट, हम भी किसी भी एरे से लिस्ट बना रहे होते हैं या फिर किसी लिस्ट को डिस्प्ले करा रहे होते हैं, तो उसमें हमें कीज़ का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, अब यही क्वेश्चन है यार आपका कि भाई कीज़ क्यों यूज़ करते हैं हम रिएक्ट के अंदर, ठीक। तो यार कीज़ बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो रिएक्ट को या फिर मेरे एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि ये वाली लिस्ट, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट है, छठा एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब मैं इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करूंगा कि पहले यही आएगा, दूसरे नंबर पे यही आएगा, तीसरे नंबर पे यही आएगा, राइट। तो ये जो मेरे को ऑर्डर है, ठीक है, प्लस ये ऑर्डर डिफाइन करने के लिए, प्लस अब मान लो जैसे मैं सिंपल कहता हूँ कि पहले पोजीशन पे ये था, ठीक है, सॉरी पहले पोजीशन पे ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, अगर छठा ये था, राइट। तो अगर मैं इस ऑर्डर में जाकर देखूँ, ठीक है, तो इसकी अगर यहाँ से ये एलिमेंट हट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। मतलब क्या, ये वाला एलिमेंट अब ये हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ये एलिमेंट ये हुआ, बस क्या हुआ है कि इसने इसकी पोजीशन ले ली, ठीक है। मतलब राम श्याम नहीं हुआ, श्याम काम नहीं हुआ, और काम सीता नहीं हुई, ठीक। मतलब क्या, यार राम अभी भी राम है, श्याम अभी भी श्याम है, और जो सीता है वो अभी भी सीता है, ठीक। मगर ये मेरे एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा, ये एप्लीकेशन को बताने के लिए कि भाई भले ही ये पहले मेरा राम था वो तीसरे नंबर पे आता था, भले आज फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मगर अभी भी वो राम ही है,
राइट। और मेरी में जो सीता थी, सीता पहले नंबर पे आती थी, अब वो तीसरे नंबर पे आती है, तो अभी भी वो सीता ही है, ठीक। तो ये चीज़ मेरे को जब डिफाइन करनी होती है तो मैं इस चीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन, जैसे आप लोग हो, ठीक है, एक भीड़ है, ठीक है, और इस भीड़ में हर लोगों का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक, और इन नामों से ये लोग जाने जाते हैं। तो उसी तरीके से लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, और इन लिस्ट में हर एक एलिमेंट को एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं कीज़ का, राइट। तो क्लियर हो चुका कि भाई कीज़ क्यों यूज़ करते हैं। तो कीज़ हर एक लिस्ट के हर एक आइटम को एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसीलिए कीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक। अब इसका मतलब क्या, अब जब मैंने आइडेंटिफिकेशन कर दिया हर एक आइटम को, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे के सारे अलग है, क्योंकि मैंने सबको एक स्पेसिफिक की, एक यूनिक की प्रोवाइड की है, राइट। सो अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यार अगर मैं इस आइटम को डिलीट कर रहा हूँ तो सिर्फ यही आइटम डिलीट होगा, इसको ये नहीं लगेगा कि यार तीसरे नंबर वाला आइटम को डिलीट करना था, ठीक है, क्योंकि अगली बार तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है यार तीसरे नंबर पर राम था तो राम को सिर्फ हटाना है, ठीक है। अब राम मैटर नहीं करता कि राम दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है। मैंने बोला भाई राम को हटाना मतलब राम को हटाना है, ठीक है, शाम को हटाना मतलब शाम को हटाना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को एबिलिटी प्रोवाइड करती है कीज़, इसीलिए लिस्ट में कीज़ को डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि लिस्ट का हर एक आइटम के पास एक अपनी आइडेंटिटी हो, ठीक। और जब भी हम किसी आइटम को अपडेट करें या डिलीट करें तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट का वही एक पर्टिकुलर आइटम अपडेट हो डिलीट हो और बाकी कोई भी आइटम पे कोई फर्क ना पड़े बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन, ठीक है, ग्रेट। सो तीसरा जो पॉइंट है वो विच कंपोनेंट्स नीड्स टू बी री-रेंडर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि मतलब जब एक पर्टिकुलर आइटम मतलब चेंज होगा, ठीक है, मतलब लिस्ट का जब कोई पर्टिकुलर आइटम चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ वही जो मेरा लिस्ट का वो पर्टिकुलर आइटम है सिर्फ और सिर्फ वही री-रेंडर होगा, मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट इस केस में रेंडर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरे सिस्टम को पता होगा कि किस एक चीज़ को चेंज करना है, सबको नहीं चेंज करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो टाइम है एप्लीकेशन का वो बचता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम कीज़ का यूज़ क्यों करते हैं एप्लीकेशन में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द फॉर्म्स इन रिएक्ट, ठीक। ये रिएक्ट में फॉर्म्स नाम की चीज़ क्या होती है, ठीक है, मतलब फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स का यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक। तो यार फॉर्म्स का एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म्स का अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। फॉर्म यार एक सिंपल सा, जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एक इनपुट फॉर्म होता है, या फिर किसी भी तरीके की पार्टी हो रही है तो पार्टी में कौन कौन लोग आएंगे तो उनकी आपको डिटेल्स इकट्ठा करनी है ना, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, बहुत सारे इनपुट फील्ड्स बनाओगे भाई। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, देन अपना एड्रेस लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, ठीक है। और इस तरीके से आप सामने वाले की डिटेल लेते हैं, फिर लास्ट में सबमिट बटन देते हैं, उस पर क्लिक करता है बंदा, फिर आपके पास सारी डिटेल चली जाती है, राइट। सो इसी को हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स का यूज़ क्यों करते हैं यार, हम फॉर्म का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम यूज़र उस फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करके अपनी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे सके, ठीक है। तो फॉर्म कंटेन द सर्टेन एलिमेंट सच एज टेक्स्ट, ठीक, फील्ड्स, बटन, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र आपको किस किस फॉर्म में दे सकता है, या तो यार आप उसको एक इनपुट फील्ड दे दो जिसमें वो कुछ ना कुछ लिख के आपको बताएगा, ठीक है, या फिर आप उसको चेक बॉक्सेस दे दो जिसमें कि भाई टिक का ऑप्शन होगा कि वो अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है कि ठीक है यार मेरे को रेड भी पसंद है, मेरे को ब्लू भी पसंद है, मेरे को वॉटेवर कुछ भी पसंद है, राइट। या फिर जैसे आप मेल और फीमेल का ऑप्शन देखते हो कि यार आप मेल और फीमेल तो नहीं हो सकते, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, हम रेडियो बटन देते हैं, है ना। तो रेडियो बटन में या तो आप मेल सेलेक्ट करोगे या तो फीमेल सेलेक्ट करोगे। अगर फीमेल सेलेक्ट करोगे तो मेल अपने आप हट जाएगा, मेल सेलेक्ट करोगे तो फीमेल अपने आप हट जाएगा, ठीक है। या फिर हम चेक बॉक्सेस देते हैं या फिर बटन्स देते हैं। बटन्स मतलब जैसे सबमिट के लिए बटन हो गया, ठीक है, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा मेरा फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा, ठीक। और रेडियो बटन्स और इसी तरीके के हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, राइट, ठीक है। अब फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर मेरे को फॉर्म मैंने बनाया है, ठीक है, तो फॉर्म में मैं फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक इनपुट फील्ड है ना, तो उसमें हमने ड्रॉप डाउन दे दिया, तो ड्रॉप डाउन में बेसिकली आप सीधा यहाँ सर्च लगाते हो, आप यहाँ लिखना शुरू करते हो और आपके लिखने के अकॉर्डिंग यहाँ आपको ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस मिलने लगते हैं कि ठीक है आपने ZA लिखा है तो ZA से शुरू होने वाले सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ फिल्टर्स में लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर, एक फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हो, आप सर्चेस का यूज़ कर सकते हो, आप ऑथराइज कर सकते हो, आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो किसी फील्ड पे कि यार ये जो फील्ड है ये तो फील्ड भाई तेरे को भरनी पड़ेगी, ठीक है, इसको भरे बिना तू सबमिट नहीं कर सकता फॉर्म को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आप बोल रहे हो कि यार मोबाइल नंबर तो आपको डालना ही पड़ेगा अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है, मोबाइल नंबर वाली फील्ड आपकी फिल होनी चाहिए, ईमेल वाली फील्ड फिल होनी चाहिए, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल होना चाहिए। अगर आपने इन 3 को स्किप कर दिया तो यार आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। तो आप समझ गए कि यार फॉर्म का यूज़ किस लिए है। फॉर्म का यूज़ हम वेब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि यूज़र का फीडबैक लिया जा सके, ठीक है, यूज़र हमारे एप्लीकेशन पर इंटरेक्ट कर सके, ठीक। और उस इंटरेक्शन के लिए हम बहुत जगह पे फॉर्म एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि यार हम फॉर्म्स का यूज़ क्यों करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा यार, हाउ डू यू क्रिएट फॉर्म ऑन रिएक्ट, ठीक है। अगर आपको रिएक्ट में फॉर्म्स क्रिएट करने हैं तो आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यार फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एक फॉर्म एलिमेंट आप क्रिएट करोगे, है ना। उसमें फिर आप बहुत सारे अपने इनपुट फील्ड जो भी आपको चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट नेम के लिए, एक लास्ट नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक फ़ोन नंबर के लिए, एक पर्सनल नंबर के लिए, एक ऑफिशियल नंबर के लिए, एक एड्रेस के लिए, एक परमानेंट एड्रेस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फील्ड क्रिएट करते हो, एक जेंडर के लिए और एक टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, ठीक। तो आप बहुत सारे इनपुट फील्ड्स वहाँ प्रोवाइड करते हो, ठीक है। फिर फाइनली यार एक बटन प्रोवाइड करते हो, राइट। सो बटन प्रोवाइड करते हो एंड देन बटन प्रोवाइड करने के बाद एक जब भी बंदा मेरे इस बटन पे क्लिक करेगा या फिर जैसे ही कोई बंदा इस इनपुट फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जब इस इनपुट फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हम बेसिकली एक ऑन चेंज नाम का फंक्शन चलाएंगे, है ना, जो कि हैंडल करेगा क्या, कि जैसे ही इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, राइट। और जैसे ही सबमिट पे बंदा क्लिक करेगा तो हम हैंडल करेंगे उसको ऑन क्लिक से या फिर ऑन सबमिट से, ठीक है। तो ऑन सबमिट जैसे ही बंदे ने सबमिट क्लिक किया तो हम उस ऑन सबमिट नाम के फंक्शन से या फिर इवेंट से उसको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि जो भी इस फॉर्म से अपने को डेटा आया हम उस डेटा के साथ क्या करेंगे, राइट। सो हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्म? सिंपल, हम एक बहुत सारे इनपुट फील्ड बनाएंगे और उस पर फाइनली उस इनपुट फील्ड पे हम कंडीशन लगाएंगे जब भी इस फील्ड में किसी तरह का चेंज हो तो क्या होना चाहिए, और दूसरा जब ये फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया और बंदा को सबमिट कर रहा है तब फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में फॉर्म बनाते हैं और उसके इनपुट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। याद आपको यही रखना है कि भाई जो भी इनपुट है उसकी वैल्यू रिएक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज हो सकती है जब हम उसकी वैल्यू को अपडेट करें, मतलब इसी स्टेट में मैनेज करें, ठीक है। मतलब सिंपल सा ट्रिक बस इतना सा ये है कि यार अगर आप इन वैल्यूज़ को, जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड की वैल्यूज़ को फॉर्म में मतलब किसी स्टेट में अगर मैनेज नहीं कर रहे हो रिएक्ट के अंदर, तो आप इन एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मतलब इन इनपुट एलिमेंट के साथ नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार जैसे ही आप कुछ लिखोगे तो आप ये पाओगे कि यार आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपने इसकी स्टेट को मैनेज नहीं किया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू को किसी स्टेट में स्टोर नहीं कराया है, राइट। तो जब तक आप किसी स्टेट में इसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कराओगे तब तक ये इनपुट एलिमेंट्स या फॉर्म के एलिमेंट्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है और यही आपको इंटरव्यूअर को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या यार? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डू यू राइट कमेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है। यार अगर मेरे को रिएक्ट में कमेंट्स कुछ लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा? यार सिंपल सा है यार, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बस एक सिंगल लाइन ही है, फॉर एग्जांपल कि दिस इज़ कमेंट, मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यार ये मेरा कोड का कोई पार्ट है, ठीक है। बस मैं अपने रिमाइंडर के लिए ये चीज़ लिखना चाहता हूँ अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं वहाँ क्या लगाऊंगा? 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही मैंने लगा दिए तो मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन को पता चल जाता है कि भाई ये जो आपने लिखा है ये कमेंट लिखा है। क्या लिखा है? कमेंट लिखा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप ये चीज़ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको वहाँ यूज़ नहीं कर सकते अगर आप रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न के अंदर लिख रहे हो जो हमारा HTML कोड है वो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि यार मैं यहाँ कमेंट कर दूँ, ये मतलब यहाँ किसी लाइन को मान लो मेरे को कमेंट करना है और मैं उसके आगे ऐसे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ तो यार ये कमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उस जगह पे क्या काम आएगा यार? उस जगह पे मेरा मल्टी लाइन कमेंट काम आता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड था जो मैंने वहाँ लिखा था कि मान लो मैंने लिखा था H1 और H1 टैग के अंदर मैंने लिखा कि हेडिंग और फिर मैंने इस H1 टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर यार मैं इसके साथ ये चीज़ करूँ, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको कमेंट करने की कोशिश करूँ तो रिएक्ट इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, रिएक्ट इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करना पड़ेगा? मेरे को यूज़ करना पड़ेगा इस मल्टी लाइन कमेंट का। तो मैं क्या करूँगा यार? मैं इसको स्लैश लगाऊंगा, देन स्टार दूंगा और फिर मैं यहाँ एक स्टार दूंगा और दे इसको फॉरवर्ड स्लैश से दोबारा क्लोज करूँगा, ठीक है। और याद रखना मेरे को इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे करली
ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मल्टी लाइन कमेंट क्यों कहते हैं? अब ये तो हो गया यार 2 फॉरवर्ड स्लैश हमारे सिंगल कमेंट के लिए, मतलब एक सिंगल सी लाइन लिखी हुई और मेरे को सिर्फ सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। मगर यार अगर मल्टी लाइन को कमेंट करना हो तो क्या कर सकता हूँ? तो मान लो कि मैं इसको हर बार ऐसे डबल लाइन नहीं लगाना चाहता। मान लो कि मेरे 10 लाइन का कोड है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक के आगे ऐसे 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 फॉरवर्ड स्लैश पर लगाऊं, ठीक। तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि यार मेरा जो कोड है यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरा जो कोड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ही मेरा कमेंट है, ठीक है। मतलब ये मेरा कोई कोड नहीं है, इसको आप बिल्कुल एक स्ट्रिंग की तरह, एक कॉमन स्ट्रिंग की तरह कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक। तो अगर मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस साइन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मल्टीपल लाइन्स, यहाँ से कोई लाइन शुरू हुई तो यहाँ 10 लाइन हो गई, तो मैंने इस फाइनली ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये 10 के 10 लाइन क्या हो जाएंगे? कमेंट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप रिएक्ट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यार, मतलब इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेरा 5वां क्वेश्चन होगा यार, और इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन क्या है यार? 5वां क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन एरो फंक्शन एंड हाउ टू यूज इट, राइट। तो रिएक्ट में एरो फंक्शन, रिएक्ट में क्या मतलब जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन होते क्या, ठीक है। तो सिंपल बोलते हैं कि अगर मैं एरो फंक्शन नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अगर मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ, अच्छा ठीक है, अभी हम इसको, चलो एरो फंक्शन को पहले देखते हैं। ये मैंने क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ कि यार अगर मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर वो एरो फंक्शन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा फंक्शन function, फिर उस फंक्शन का कुछ भी नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल कि fun1, ठीक है। fun1 मेरा फंक्शन का नाम है, और फिर मैं यहाँ ऐसे ब्रैकेट दूंगा और देन फिर यहाँ करली ब्रेसेस दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड होगी और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। तो ये मेरा क्या होगा? इस तरीके से फंक्शन बनता है। जबकि अगर मैं कोई एरो फंक्शन बनाना है तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा कॉन्स्ट और फिर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा fun1। और अगर मेरे को इसी फंक्शन को एक एरो फंक्शन बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? फिर मैं इसको इक्वल्स टू करके, एक इक्वल टू लगा रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ किस तरह का इक्वल टू नहीं है, राइट। और फिर मैं यहाँ ये जो मेरा ब्रैकेट्स है ये मेरा यहाँ नहीं लग के मेरा क्या लगेगा? इक्वल टू के बाद लगेगा। देन मैं यहाँ एक एरो दूंगा एंड देन मैं अपना कर्ली ब्रेसेस दूंगा और यहाँ ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा इस फंक्शन में जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कि ये हमारा एरो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये आप साइन से देख सकते हो हमने एरो लगाया, राइट। तो एरो फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स ये होता है, ठीक है। जबकि एक कॉमन फंक्शन, एक जनरल फंक्शन को जो एरो फंक्शन नहीं है उसको लिखने का सिंटैक्स ऐसा होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं। और फिर फाइनली ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो आपको लिखने का तो मैंने बता दिया आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एरो फंक्शन, अगर आप एरो फंक्शन के साथ काम कर रहे हो, ठीक, मतलब ये देखो ये क्लास कंपोनेंट हो गया और ये मेरा कौन सा कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ओके। तो ठीक है यार, ये दो आपको फंक्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। अब ये विदाउट एरो फंक्शन और ये विथ एरो फंक्शन, ठीक है। तो विदाउट एरो फंक्शन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा दिस डॉट हैंडल डॉट बाइंड एंड देन दिस करके ऐसे लिखूंगा, ठीक है। जबकि यार अगर मैं क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल है, ठीक है, जबकि मैं क्लास कंपोनेंट में अगर मैंने एरो फंक्शन बनाया है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा दिस डॉट हैंडल और मैं इसको डायरेक्टली, ये जो मेरा ई था इसको मैं डायरेक्टली ऐसे पास कर सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ दिस रिप्रेजेंट क्या करता है? दिस बेसिकली सिंपली उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर ये कंपोनेंट बना हुआ है, मतलब जो ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलरली क्लास को सीधा ये रिप्रेजेंट करता है दिस, ठीक। तो इस बात को याद रखना क्योंकि क्लास कंपोनेंट में ऐसा पूछा जाता है कि यार जो दिस हम लिखते हैं उस दिस का क्या मतलब होता है, ठीक। या फिर दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि अगर ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, मतलब ये मेरा स्कोप है, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से मेरा कोड शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक। तो ये जो अगर मैं इसके अंदर दिस लिखूँ तो इसका मतलब हो गया कि जो भी इस ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर यहाँ एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है, तो बेसिकली ये दिस इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी उसका नियरेस्ट पेरेंट होगा तो दिस हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसका कोई पेरेंट नहीं है तो सिंपली वो ग्लोबली जो मेरा क्लास डिफाइन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। पहला तो यार ये एरो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा कि यार दिस जो कीवर्ड है तो दिस कीवर्ड का क्या यूज़ है और दिस कीवर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं रेट के अंदर,
ठीक है। आई होप यार आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे इंटरव्यू के लिए रिएक्ट में, राइट।